हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चिन्हीकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेबल ऑफ थ्योरी ऑफ क्राइम है, लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम है। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर हर तरह के सोशोलॉजी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चिन्हीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे भी व्यक्ति है वो अपराधी कैसे बनता है, उसके लिए समाज जिम्मेवार है। जैसे पहले इस सिद्धांत से पहले जो समाजशास्त्री थे उन या अपराध का अध्ययन करने वाले थे, उनका क्या विचार था अपराधी और अपराधी के व्यवहार के प्रति, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। अब हम जैसे देख पा रहे हो आप, चिन्हीकरण का सिद्धांत लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम है। इसके सबसे पहले जो ये इस सिद्धांत से पहले लोम्ब्रासो की विचारधारा है वो प्रचलित थी। लोम्ब्रासो का कहना था अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं, इसका मतलब ये हुआ भी अपराध के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है। वो उसके जो लक्षण होते हैं अपराधी के, वो वंशानुक्रम गत से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लोम्ब्रासो ने तो ये इसीलिए लोम्ब्रासो ने ये बात कही थी कि व्यक्ति को जो सज़ा दी जाती है वो उनके अपराध के आधार पर न देकर उनके शारीरिक गुणों के आधार पर देनी चाहिए। इसी आधार पर इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वो क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। इसका मतलब जो इससे चिन्हीकरण से पहले के सिद्धांत थे उसमें अपराध के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी माना गया था, उसके व्यक्तिगत लक्षणों को उत्तरदायी माना गया था, उसके परंपरागत जो गुण है जो उनको उत्तरदायी माना गया था। इसमें जो प्राकृतिक या फिर जो पर्यावरणीय जो कारक है या जो सामाजिक कारण है उनको किसी तरह का कोई महत्व नहीं दिया गया था। जो अब आधुनिक जो सिद्धांत आया, चिन्हीकरण का सिद्धांत, जो परंपरागत जो अध्ययन करने के या अपराधी के व्यवहार के अध्ययन करने के सिद्धांत थे उनके बाद में, उसमें क्या हुआ, ये जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इसका स्थान ले लिया सामाजिक उत्तरदायित्व ने। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब ये सामाजिक या सामूहिक भी, व्यक्ति यदि अपराधी बनता है या आपराधिक व्यवहार करता है तो उसमें व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरा समूह या समाज जिम्मेवार है। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं भी इस सिद्धांत का मतलब ये था कि व्यक्ति का कोई भी कार्य विचलन वाला नहीं होता, बल्कि उस विचलन को समाज पैदा करता है। इसका मतलब व्यक्ति एकदम सही है, जब समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण है वही व्यक्ति को अपराधी बनाता है। अब जो अपराध के जो चिन्हीकरण का सिद्धांत है, इसके 1950 और 1960 के दशक में अपराधी और अपराधी के व्यवहार पर विचार करने का जो तरीका है वो एकदम से बदल गया था, और इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जो एक सिद्धांत दिया गया था उसी सिद्धांत का नाम था चिन्हीकरण का सिद्धांत। इसके साथ साथ इससे पहले एक सदरलैंड ने भी डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी दी थी। भी व्यक्ति बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है जिससे वो अपराधी बन जाता है, तो उन्होंने भी जो ये लोब्रांसो की विचारधारा थी उसका एकदम से खंडन कर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के हिसाब से भी अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कोटेशन है किसकी है। अब हम चिन्हीकरण के अर्थ और इसके बारे में पढ़ते हैं भी चिन्हीकरण का अर्थ क्या है। तो इसमें आप देखोगे चिन्ह का मतलब होता है लेबल, भी जिससे उसकी पहचान हो। अब यहाँ पर देखो, यदि हम हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है ठप्पा। ठप्पे का मतलब व्यक्ति के ऊपर एक लेबल लगा दिया, एक ठप्पा लगा दिया जिससे उसकी पहचान होगी। जैसे अभी आप देख रहे हो जो कोरोना पेशेंट है उसके हाथ पर एक स्टैंप या मोहर लगाई जाती है, उससे क्या पहचान होगी, उस मोहर को देखकर भी ये कोरोना का मरीज है, तो चिन्हित कर दिया उसको। तो ठप्पे चिन्ह का मतलब क्या होगा, ठप्पा भी होगा, मोहर भी होगा। जैसे कागज़ पर हम स्टैंप लगाते हैं, भी वो स्टैंप किसकी है, वो कागज़ की इम्पोर्टेंस बन जाती है उस स्टैंप के आधार पर। सील का मतलब मोहर हो गया। लेबल भी कौन सा लेबल दिया, अच्छा या बुरा। जैसे हम किसी व्यक्ति को झूठा कह देते हैं, भी वो व्यक्ति बहुत झूठा है, झूठ बोलता है। किसी को चोर कह देते हैं, किसी को शराबी कह देते हैं, किसी को जुआरी कह देते हैं, किसी को अपराधी कह देते हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें क्या है, ये एक ठप्पा है। और ये जो चीज़ें हमने लिखी है, जो ठप्पे हमने यहाँ पर बताए हैं, इस तरह के ठप्पे हैं वो लगाता कौन है, ये लगाता है समाज। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने कोई अपराध नहीं किया, या वो कोई झूठ नहीं बोलता, या कभी जाने अनजाने में उससे एक आध बार झूठ बोली गई, परंतु समाज ने उस पर क्या किया, एक झूठ का ठप्पा लगा दिया और उसको सभी झूठा झूठा बोलने लगे, या ये मानने लगे भी उसके साथ वाले आसपास वाले भी ये तो झूठा है।
तो धीरे धीरे व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा कि मैं झूठा हूँ और वो बिल्कुल उसी तरह जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो इस व्यक्ति के जो व्यवहार में विचलन आया या उसने जो अपना व्यवहार परिवर्तन किया, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेवार समाज है। न ही लोमब्रासो की तरह इसके लिए वंशानुक्रम जो गुण है वो जिम्मेवार है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ? समाज हुआ। तो इसी को कहा गया चिह्नीकरण का सिद्धांत। जैसे किसी व्यक्ति ने छोटी मोटी चोरी की और चोरी करने के बाद क्या हुआ भी, वो उस समाज ने या वो मान लीजिए जेल में उसको सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद वापस आया तो समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया और समाज ने उसे चोर के नाम से ठप्पा लगा दिया भी ये तो चोर है। तो अब वो उस व्यक्ति के जो व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा भी, मैंने ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया था और सभी लोग मुझे चोर मानने लगे, तो अब वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ? इसके लिए जिम्मेवार समाज हुआ। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं चिह्नीकरण सिद्धांत को मानने वाले। अब देखिए ये जो बातें हैं सारी, इन बातों में हम देखते हैं तो कहीं भी इसमें जो वंशानुक्रम गुण है या जो लक्षण है वो व्यक्ति जब पैदा होता है उसी समय दिखते हैं, उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब इससे पहले का जो विचार था उसको पूरी तरह से नकार दिया गया था। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं समाजीकरण के प्रकार, ये चिह्नीकरण के प्रकार की बात करते हैं तो चिह्नीकरण इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। अब देखिएगा औपचारिक और अनौपचारिक चिह्नीकरण का मतलब क्या हुआ? औपचारिक का मतलब ये हुआ भी इसके आधार पर हुआ भी इस पर ठप्पा कौन लगाता है, वो लेबल कौन लगाता है, वो व्यक्ति को साबित कौन करता है भी ये चोर है या फिर झूठा है या फिर अपराधी है, जुआरी है, इस तरह का ये ठप्पा लगाता कौन है। इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है चिह्नीकरण के प्रकार को, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं जैसे पुलिस और अदालत यदि व्यक्ति के ऊपर सील या ये ठप्पा या लेबल लगाती है तो उसको हम कहेंगे औपचारिक चिह्नीकरण। भी औपचारिक संस्थाएं कौन सी होगी? जो कानून नियमों के अनुसार चलती है, जैसे पुलिस हो गई, अदालत हो गई। अब ये यदि व्यक्ति पर कोई ठप्पा लगाती है तो उसको हम कहेंगे औपचारिक चिह्नीकरण। अनौपचारिक चिह्नीकरण कौन सा होगा? जैसे किसी जाति में लगा दिया, किसी परिवार ने लगा दिया, किसी समूह ने या समुदाय ने लगा दिया, तो उसको हम कहेंगे चिह्नीकरण के अनौपचारिक प्रकार। तो अनौपचारिक और औपचारिक आप समझ गए होंगे। तो चिह्नीकरण के दो प्रकार होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। यदि औपचारिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति पर ठप्पा लगाया जाता है तो वो औपचारिक चिह्नीकरण, और अनौपचारिक संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है तो वो हो गया अनौपचारिक चिह्नीकरण। अब चिह्नीकरण के सिद्धांत की शुरुआत कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चिह्नीकरण है, ये हमने पहले ही बताया था आपको, 50 और 60 के दशक में काफ़ी महत्वपूर्ण दशक रहा ये चिह्नीकरण के या फिर अपराध के या अपराधी व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके में जो प्रयोग किया गया था वो लेमर्ट थे। लेमर्ट ने एक पुस्तक लिखी थी सोशल पैथोलॉजी। ये सोशल पैथोलॉजी की बुक है, ये इन्होंने लिखी थी 1951 में। इस पुस्तक में इन्होंने चिह्नीकरण का औपचारिक रूप से या व्यवस्थित रूप से सबसे पहले प्रयोग किया था और ये बताया था कि व्यक्ति के जो व्यवहार में विचलन आता है उसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार न होकर बल्कि इसके लिए जिम्मेवार होता है वो समाज या समुदाय जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो व्यक्ति पर एक ठप्पा लगा देता है। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था भी विचलन है वो दो प्रकार के होते हैं। विचलन के दो प्रकारों का इसने जिक्र किया था, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक विचलन का मतलब ये होता है भी पहली बार व्यक्ति जो काम करता है, जब पहली बार उसके व्यवहार समाज विरोधी व्यवहार होता है। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए उसने कहीं से फ़ोन चुरा लिया। अब फ़ोन चुराया तो उसके व्यवहार में विचलन तो आया क्योंकि उसने वो चोरी की। अब फ़ोन चुराया तो उसने जिज्ञासा बस चुराया भी मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इच्छा की शांत करने के लिए। तो इस तरह का जो व्यवहार है यहाँ पर किसी तरह का कोई ठप्पा व्यक्ति के व्यवहार पर नहीं लगता। अब द्वितीय, ये इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक विचलन कहेंगे। अब द्वितीयक विचलन कैसा आएगा? अभी यहाँ पर इसने चोरी की थी, ठीक है। अब द्वितीय विचलन कब आएगा? जब द्वितीय विचलन के अंदर क्या होगा कि समाज है वो व्यक्ति के ऊपर एक ठप्पा लगा देगा। ठप्पा लगाने का मतलब क्या हुआ? उसको चोर कहना शुरू कर देगा। अब जब उसके आस पड़ोस वाले या परिवार के सदस्य या मित्र जो भी है उसके सभी उसको चोर कहना शुरू करेंगे तो फिर क्या, यहाँ पर तो उसने जिज्ञासा को शांत करने के लिए काम किया था। अब यहाँ पर वो काम क्यों शुरू कर देगा, चोरी का काम? क्योंकि वो मानने लग गया भी समाज मुझे ऐसा मान तो रहा ही है
तो क्यों ना मैं ये काम ही शुरू कर दूं। तो इसलिए उसके व्यवहार में विचलन आएगा और वो वही काम शुरू कर देगा जो समाज उससे चाहता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि चार्ल्स कुल्ले ने एक सिद्धांत दिया था समाजीकरण के अंतर्गत। उस चार्ल्स कुल्ले ने सिद्धांत में क्या बताया था, उसने एक सिद्धांत दिया था आत्मदर्पण का सिद्धांत या सेल्फ मिरर थ्योरी दी थी। भी व्यक्ति समाज है वो व्यक्ति के लिए एक दर्पण के समान है। अब समाज रूपी दर्पण के अंदर व्यक्ति अपने आप को देखता है भी समाज मेरे बारे में कैसा मानता है, क्या सोचता है। यदि समाज ये मानता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बनेगा, समाज के अनुसार काम करेगा। और यदि समाज ऐसे मानता है कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, नालायक है, बदमाश है, तो व्यक्ति फिर वैसा ही काम करने लग जाएगा। भी समाज मेरे बारे में यही सोचता है तो मैं ऐसा ही हूँ और इसी तरह के मुझे कार्य करने चाहिए। तो बहुत कुछ चीनीकरण के सिद्धांत से मिलता जुलता है, एक ठप्पा सिद्धांत से मिलता जुलता है। यहाँ पर भी व्यक्ति देखता है, वो क्या व्यक्ति क्या देखेगा भी मेरे प्रति समाज का क्या नज़रिया है, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है। वो दो तीन बातें नोट करेगा। एक तो समाज है वो व्यक्ति के प्रति क्या राय रखता है, एक व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या राय रखता है, भी समाज ने तो कह दिया, फिर मेरा क्या विचार है मेरे बारे में। और दूसरा, मेरे पास जो संसाधन या अवसर है उनके बारे में मेरे पास क्या विचार है। तो इनके आधार पर फिर वो तय करता है भी कैसा व्यवहार वो करेगा। इसके बाद जो लेमर्ट थे, लेमर्ट के बाद एच बेकर आए। एच बेकर ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी आउटसाइडर्स 1963 में। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। सोशल पैथोलॉजी बुक किसकी है, कब लिखी गई, और चीनीकरण का सिद्धांत किसका है, तो ये लेमर्ट का है। और लेमर्ट ने विचलन के कितने प्रकार बताए, दो प्रकार बताए, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक विचलन क्या होता है, जब व्यक्ति पहली बार जिज्ञासावश कोई कार्य करता है तो उसको प्राथमिक विचलन। द्वितीयक विचलन क्या होता है, जब प्राथमिक विचलन में काम किया, उस काम के जैसे चोरी की तो उसके बदले में उस पर एक ठप्पा लगा दिया सुधारने के बजाय भी ये चोर है, फिर उस ठप्पे के कारण जो प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति जो काम करता है, जो चोरी करता है, वो विचलन का द्वितीय रूप है। अब बेकर ने एक पुस्तक लिखी थी आउटसाइडर। इस पुस्तक में बेकर ने क्या बताया, आउटसाइडर का मतलब होता है बाहरी। भी समाज है वो अपराध क्यों होते हैं या व्यक्ति में विचलन क्यों आता है, उसके व्यवहार में विचलन क्यों आता है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि समाज व्यक्तियों के लिए कुछ नियम बनाता है। और ये नियम होते हैं ना, ये सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होते बल्कि कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए होते हैं। और जो ये विशेष व्यक्ति होते हैं इनको इन्होंने बाहरी व्यक्ति कहा है। जब उन विशेष व्यक्तियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं तो उनके व्यवहार में विचलन आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, अफ्रीका के अंदर या अमेरिका के अंदर रंग भेद की नीति थी। तो जो रंग भेद की नीति थी उसमें जो काले लोग थे उनके लिए अलग से नियम बनाए हुए थे, विशेष नियम बनाए हुए थे। तो भी उनको किस जगह पर नहीं जाना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है, इस तरह की उन पर पाबंदियाँ थी या नियम थी जिसका इन लोगों को पालन करना पड़ता था। तो उन पाबंदियाँ यदि वो सभी लोगों के लिए, गोरे और काले सभी लोगों के लिए होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये केवल काले लोगों के लिए थी, इसलिए उनके व्यवहार में विचलन आया और वो निरंतर अपराधी बनते गए। इसी तरह का हम एक और उदाहरण भी ले लेते हैं जिससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है और वो थोड़ी बहुत शराब पी लेता है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अपने घर के अंदर आप पाबंदी लगा दी हमने भी वो व्यक्ति हमारे घर में नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरे लोगों ने पाबंदी लगा दी भी वो व्यक्ति नहीं आए क्योंकि वो शराबी है, वो ठीक नहीं है, वो बदमाश है। तो हम वो जो समाज था वहाँ का, उस समाज ने एक नियम बना दिया कि वो व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं करे। नियम किसके लिए था, एक विशेष व्यक्ति के लिए, तो वो उन लोगों के लिए आउटसाइडर हो गया। तो वो आउटसाइडर हो गया। बाकी यदि सभी लोग ऐसे हो भी कोई एक दूसरे के घर नहीं जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए है इसलिए वो आउटसाइडर हो गया। और जो दूसरे सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं तो फिर वो क्या कहेगा, भी ये लोग मेरे बारे में सोच तो ऐसा रहे ही हैं। तो मौका मिलते ही कोई वो इस तरह का व्यवहार जरूर करेगा जिस तरह का वो उनके बारे में दूसरे लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर आउटसाइडर के माध्यम से बेकर ने समझाने की कोशिश की थी भी। ये चीनीकरण है, ये जो ठप्पा है ये ठप्पा कौन लगाता है और कैसे लगाता है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने महाभारत के अंदर देखा था भी, जो दुर्योधन है उसको बात बोली गई थी द्रौपदी के द्वारा भी, अंधे का बेटा अंधा। तो उस बात से क्या हुआ, उसके व्यवहार में विचलन क्यों आया, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया इस बात को भी मेरे पिता को इस तरह से ये बात बोली गई है। तो देखो उसके व्यवहार में विचलन आया और एक पूरी महाभारत खड़ी हुई इसके लिए। तो समाज के ठप्पे के डर से व्यक्ति
इस तरह कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा महाभारत के अंदर एक और यदि हम वाक्य देखें तो जो कुंती थी उसकी शादी से पहले वरदान स्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कर्ण था। तो समाज के ठप्पे के डर से भी लोग उसे ये न कहें भी बिन ब्याही माँ, इस डर से उसने क्या था उस पुत्र का त्याग कर दिया। और हमने देखा उस कहानी के अंदर भी लास्ट तक वो बात एकदम अंतिम समय में जाकर ये बात स्वीकार करती है या बताती है लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो समाज एक ठप्पा लगाता है उस ठप्पे के कारण व्यक्ति के व्यवहार में विचलन पैदा होता है और वो समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है और अपराधी बनता है। अब हम इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी करेंगे। भी इस ठप्पा सिद्धांत है जो लेबलिंग सिद्धांत है, इसकी आलोचनाएं क्या क्या है या क्या ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में हम जो आलोचनाएं करेंगे उसमें हम देखिए, पहली तो ये एक पक्षीय है, ये केवल एक पक्षी है। इन्होंने अपराधी के लिए केवल समाज को ही जिम्मेवार माना है या केवल एक पक्षी देखा है भी, जो दूसरे जो व्यक्ति पर किसी व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया या ठप्पा लगा दिया तो वो अपराधी बन जाएगा। जबकि इसके साथ साथ दूसरे कारण भी, जैसे आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक कारण हो गए, कुछ जन्मजात कारण भी होते हैं, उन तत्वों की उन्होंने पूरी तरह से अवहेलना की है। दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो समाजीकरण की जो समाज की नकारात्मक भूमिका प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत ये मानता है भी अपराध पैदा करने के लिए केवल समाज ही जिम्मेदार है, जबकि ये बात सही नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाएं होती है जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है और उनका काम समाज के अंदर विचलन पैदा करना या फिर विघटन पैदा करना नहीं है, बल्कि उनका कार्य है समाज के अंदर एकता स्थापित करना। तो इन्होंने जो सकारात्मक भूमिका है उनकी पूरी तरह से अवहेलना की है। दूसरा यदि हम पढ़ते हैं इसके बाद, ठप्पा सिद्धांत से सदैव विचलन नहीं होता। इन्होंने कहा है भी ठप्पा सिद्धांत है, एक लेबल लग जाए, एक ठप्पा लग जाए तो उससे समाज के अंदर विचलन पैदा होगा या व्यक्ति के व्यवहार में विचलन पैदा होगा और वो अपराधी बन जाएगा, गैर सामाजिक कार्य करेगा। परंतु ये सदैव ठीक नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को गलत ठप्पा लगाकर या अपमानित करके निकाल भी दिया जाता है, तो फिर वो व्यक्ति ठान लेता है भी मैं इनको बहुत अच्छा बनकर दिखाऊंगा, और वो एकदम उनके जो अवधारणाएं थी उनको बदलने के लिए एकदम उल्टा काम भी करता है। जैसे उसको गलत कहा है तो वो इतना बढ़िया निखार आता है उसके अंदर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ठप्पा सिद्धांत सदैव गलत नहीं होता। अपराध के लिए समाज को जिम्मेदार मानना गलत है। इन्होंने समाज को ही जिम्मेदार माना है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था। अभी इसके लिए केवल समाज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं भी इसके लिए जिम्मेदार है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों की अवहेलना, इस सिद्धांत ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों की बिल्कुल अवहेलना कर दी। मान लीजिए यदि ठप्पा लग भी जाता है तो सामाजिक नियंत्रण की बहुत सारे जो संस्थाएं वो उसके ऊपर नियंत्रित करती है, चाहे वो औपचारिक संस्थाएं हो चाहे अनौपचारिक संस्थाएं हों। तो अब हम कह सकते हैं कि जो चिन्हीकरण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है ये हम इसकी आलोचना के आधार पर ये नहीं कह सकते भी ये सिद्धांत एकदम गलत है। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत ने जो पूर्व धारणाएं थी उन धारणाओं को बदल दिया था और एक समाज शास्त्र को या अपराध शास्त्र को एक नई दिशा दी, जिसके आधार पर अपराधी और अपराधी के व्यवहार का अध्ययन किया जा सके। धन्यवाद।